नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। आज हम एक बार फिर से जो हमारी यूनिट नंबर 3 चल रही है, उसका पार्ट देखेंगे। उस यूनिट का पार्ट देखेंगे 3.4। और ये 3.4 यूनिट है, ये मध्यकालीन भारत ये इतिहास के तहत। और इसमें भी हमें देखना है कि उत्तर मुगलकालीन शासक। तो देखो, ये मैंने आपको पीछे ही बताया था कि आप इस इन उत्तर मुगलकालीन शासकों को आधुनिक भारत में ही पढ़ सकते हैं और मध्यकालीन भारत के अंत में भी पढ़ सकते हैं। तो देखो, टॉपिक तो खत्म करना ही है, तो आप इसे चाहे यहाँ पढ़ लो इसको और चाहे लास्ट में पढ़ लेना। तो इसे आज हम यहीं पर ही कवर कर लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज हम उत्तर मुगलकालीन शासक कौन कौन से थे। उत्तर का मतलब क्या होता है? तो उत्तर का मतलब होता है बाद का। बाद के बादशाह का मतलब ये है कि जो हमने 6 बादशाह पढ़े जिनका अहम रोल था मुगल साम्राज्य में, वो हमने वो 6 बादशाहों को पढ़ लिया। और उसके बाद के जो बादशाह आएंगे, उनके उनके बाद के बादशाहों को कहा जाएगा उत्तर मुगलकालीन शासक। जैसे आपका, अब देखो, जैसे शुरुआत किसने की थी? बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और बाबर के बाद इसी का पुत्र आया कौन? हुमायूं। हुमायूं के बाद हुमायूं का पुत्र आया अकबर। अकबर के बाद अकबर का पुत्र आया जहांगीर। और जहांगीर के बाद जहांगीर का पुत्र आया शाहजहां। और शाहजहां के बाद आया औरंगजेब। इन सबको हमने पढ़ चुके हैं क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हुई 3 मार्च 1707 ईस्वी को होती है। यहीं से स्टार्ट माना जाता है उत्तर मुगलकालीन सम्राटों का शासन। तो देखो, इसमें कौन कौन होंगे? तो जो उत्तर मुगलकालीन शासकों में सबसे पहला जो शासक बनेगा वो बनेगा बहादुर शाह प्रथम। और ये कब से कब तक रहेगा? तो 1707 से 1712 ईस्वी तक रहेगा। उसके बाद में हम देखेंगे जहांदार शाह को। इसे लंपट मूर्ख की भी संख्या दी जाएगी। देखो, जो इतने जितने भी उत्तर मुगलकालीन शासक हैं, सबके सब उत्तर मुगलकालीन शासक बस नाम मात्र के ही बादशाह होंगे। बाकी शासन में इनका कोई खासा रोल रहेगा नहीं, और यदि कोई रोल रहेगा भी तो उसको कोई अहमियत नहीं दी जाएगी। उसके बाद आएगा फर्रुखसियार। फर्रुखसियार का जो शासनकाल रहेगा वो 1713 से 1719 तक रहेगा। अब आप खुद देखो, 1707 से 1712 तक 5 साल के लिए, 1712 से 13 तक 1 साल के लिए शासन, 13 से 19 तक 6 साल के लिए शासन। तो इस तरीके के शासन चलेंगे, इनके थोड़े थोड़े समय के लिए शासन चलेंगे। एक दो शासक ऐसे होंगे जिनका शासनकाल क्या होगा, लंबा चलेगा थोड़ा सा। जैसे जैसे आएगा आपका मोहम्मद शाह। इसे रंगीला की संज्ञा दी गई, मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से, और ये 48 तक शासन करेगा। काफी लंबा शासन करेगा ये। 1748 से उसके बाद फिर 54 के लिए फिर से 1754 से 1759 तक आलमगीर द्वितीय शासन करेगा। और फिर आ जाएंगे आपके शाह आलम द्वितीय। 1759 से 1806 के बीच में यही रहेगा आपका शाह आलम द्वितीय। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, तो मुगल सम्राट कौन था? मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। उसी तरीके से जब 1764 का प्लासी का बक्सर का युद्ध हुआ, तो मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर ओ शाह आलम द्वितीय। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। बाकी बक्सर और प्लासी के युद्ध को डिटेल पढ़ेंगे आधुनिक भारत में। उसके बाद में आएगा अकबर द्वितीय, 1806 से 1837 तक। और यही अकबर द्वितीय अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजता है। और ये राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि भी यही देगा आगे चलकर। दूसरा, नेक्स्ट आपका जो आएगा, जो अंतिम होगा, वो होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये उत्तर मुगलकालीन शासकों में सबसे अंतिम होगा, या आप ये कह लो कि जो मुगल साम्राज्य में सबसे अंतिम बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो इसका जो शासनकाल रहेगा वो 1837 से 1862 तक रहेगा। 1862 में ही क्या हो जाएगा? इसकी मृत्यु हो जाएगी रंगून में। रंगून, म्यांमार, वर्तमान जिसे हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, जहाँ पर आर्मी रूल लगा हुआ है फिलहाल वर्तमान में। तो ये वहां पर इसकी मृत्यु होगी। अब ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे केवल मुगल बादशाह दो हैं जिनका मकबरा भारत से बाहर है। एक तो आपका जहांगीर, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, वर्तमान पाकिस्तान में। और दूसरा है बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसका मकबरा है रंगून म्यांमार में। ठीक। तो वन बाय वन हम इनके बारे में स्टार्ट करेंगे। देखो, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इनके बारे में, दो दो चार चार पॉइंट हैं, उनको लेकर चलते हैं और टॉपिक को अपने को फिनिश की तरफ आगे बढ़ाते हैं। जैसे
3 मार्च 1707 को क्या हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हो गई, अहमदनगर में हो जाती है। इसी समय मुगल साम्राज्य में सूबे कितने थे, तो 21 सूबे थे। मुगल साम्राज्य 21 सूबे में बटा हुआ था। सूबे का मतलब होता है राज्य। जैसे वर्तमान में हमारे में भारत में 28 राज्य और प्लस 8 यूटी हैं। तो उसी तरीके से ये भी बटा हुआ था। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो इसमें 21 सूबे थे। कैसे कैसे थे, देखो, एक तो अफगानिस्तान में था, अफगानिस्तान के काबुल में। दूसरे 14 थे उत्तर भारत में। उत्तर भारत में आपका देखो उत्तर प्रदेश भी आ जाता है, यूपी भी आ जाता है, बिहार भी आ जाता है, हरियाणा भी आ जाता है इसी में, पंजाब भी आ जाएगा इसी में, जम्मू एंड कश्मीर भी इसी में ही आएगा, और हिमाचल प्रदेश भी, और उसके साथ साथ यूके उत्तराखंड भी इसमें ही आ जाता है। पश्चिम बंगाल का उत्तर वाला क्षेत्र भी इसमें आ जाएगा। तो ये जो था, तो 14 सूबे इन क्षेत्रों में थे आपके। उसके बाद में 6 जो सूबे थे वो थे दक्षिण भारत में। जैसे औरंगाबाद, बरार, बीदर, हैदराबाद, तेलंगाना और खानदेश। ये दक्षिण भारत में थे। ये तो इस प्रकार 14 उत्तर भारत के, 6 दक्षिण भारत के और एक अफगानिस्तान के काबुल में मिलाकर 21 सूबों में बटा हुआ था जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अब ये क्या होंगे, ये सूबे क्या होंगे, धीरे धीरे होना शुरू करेंगे। क्योंकि इसके बाद, औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा बादशाह नहीं आएगा जो केंद्रीय शक्ति को संभाल कर रखे। तो औरंगजेब के समय, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो इसके कुल 3 पुत्र जीवित थे। एक तो था मुअज्जम, इसी यही क्या होगा, इसे ही बहादुर शाह के नाम से जाना जाएगा। दूसरा था मोहम्मद आजम, तीसरा बनेगा कामबख्श, मोहम्मद कामबख्श। और तीनों में क्या हो जाएगा, उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ेगा ही छिड़ेगा। क्योंकि किसी भी बादशाह का अंतिम दिन सुखद नहीं गुजरेंगे, किसी के भी। सब में क्या होगा, गृह युद्ध की स्थिति बनेगी ही बनेगी। तो इन तीनों में युद्ध होगा, और इन तीनों में जो युद्ध होगा वो, उसमें अंततः कौन जीतेगा, बहादुर शाह जफर। तो यही क्या बैठेगा, यही मुअज्जम ही बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठेगा, बादशाह बनेगा यही। तो जैसे देखो, जो गृह युद्ध छिड़ा, तो उसमें पहला युद्ध हुआ जजाऊ का युद्ध। जजाऊ जगह पड़ती है आगरे के पास। कब हुआ, तो जून 1707 में हुआ। औरंगजेब की जस्ट मृत्यु के बाद ही, 3 मार्च को औरंगजेब की मृत्यु होगी, जून में गृह युद्ध छिड़ गया। तो ये जो युद्ध हुआ, ये मुअज्जम और आजम के मध्य हुआ। और इसी युद्ध में क्या होता है, आजम की मृत्यु हो जाती है, आजम मारा जाता है। तो सीधी सी बात है, जब आजम मारा गया, एक पक्ष का दावेदार मारा गया, तो क्या हुआ, दूसरे पक्ष को क्या मिल गई, विजय हासिल हो गई। दूसरा जो युद्ध होगा वो बीजापुर का युद्ध होगा। और ये बीजापुर कहाँ है आपका, कर्नाटक में। कब हुआ, 1709 ईस्वी में। मुअज्जम और कामबख्श के बीच होता है। और जब मुअज्जम और कामबख्श के बीच होता है तो इसमें भी क्या हुआ, ये जो कामबख्श था इस युद्ध में ये भी मारा जाता है। और इन युद्धों में, इन दोनों युद्धों में क्या हुआ, जुल्फिकार खान ने मुअज्जम की सहायता की थी। एक व्यक्ति था जुल्फिकार खान, इसी ने मुअज्जम की सहायता की थी दोनों में। कौन कौन से में, एक तो जजाऊ के युद्ध में और एक बीजापुर के युद्ध में। इस प्रकार उत्तराधिकार के युद्ध में मुअज्जम सफल होता है। तो जो 3 पुत्र थे, 3 पुत्रों में 2 मारे गए, तो क्या बचे, गद्दी किसके हाथ में आएगी, जो बचा उसी के हाथ में आएगी। तो यह बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल शासक बनता। और इसी को क्या कहा जाता है, शाह आलम प्रथम की उपाधि भी दी जाती है। तो ध्यान रखेंगे कि मुअज्जम ही बहादुर शाह प्रथम है, और बहादुर शाह प्रथम ही कौन है, शाह आलम प्रथम है। ये आप ध्यान रखेंगे पूरी तरीके से। नेक्स्ट, और देखो, बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम, या फिर मुअज्जम, बात एक ही है। चाहे बहादुर शाह का हो, प्रथम का हो, शाह आलम प्रथम का हो, चाहे मुअज्जम। इसे किसकी संज्ञा दी गई, देखो, ये जो था इसे साहे बेखबर की संज्ञा दी गई। मतलब क्या था कि अपने जिम्मेदारी के प्रति क्या था ये, इसे कोई अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं था, ये कह सकते हैं। और यह सबसे क्या था, वृद्ध शासक था। इसके समय में कई गुटों का निर्माण हुआ, और इसने वास्तविक सत्ता का उपभोग किया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि वास्तविक सत्ता का उपभोग किस शासक ने किया, तो बहादुर शाह प्रथम ने। और समस्त शक्तियां किसके हाथ में आ गई, जिसने इसकी दोनों युद्धों में सहायता की थी। जो आपका जजाऊ का युद्ध हुआ था आगरे के पास, और जो आपका बीजापुर का युद्ध हुआ था कर्नाटक के पास, उन दोनों युद्धों में जुल्फिकार खान ने मुअज्जम की या शाह आलम प्रथम की या बहादुर शाह प्रथम की मदद की थी। और इसी की वजह से क्या हुआ, सारी शक्तियां जुल्फिकार खान के हाथ में आ जाती है। फिर इसके बाद में खफी खान ने इसे साहे बेखबर की उपाधि दी। और 1707 में जुल्फिकार खां के कहने पर संभाजी के पुत्र साहू को मुक्त कर दिया जाता है। संभाजी कौन थे, संभाजी थे शिवाजी के वंशज, शिवाजी के वंशज। इनके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, मॉडर्न में भी पढ़ेंगे और यहाँ भी पढ़ेंगे। इनकी शुरुआत कहाँ से होती है वो मध्यकाल में पढ़ लेंगे, और जो मॉडर्न में पढ़ेंगे हम शिवाजी के काल को पढ़ेंगे वहां पर। तो संभाजी के पुत्र जो था साहू, उसको मुक्त कर दिया गया। क्यों मुक्त कर दिया गया, ताकि जो मराठे थे, मराठों से ये
युद्ध नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से क्या कर दिया इन्होंने, जो औरंगजेब ने गिरफ्तार करा था संभाजी को, संभाजी के पुत्र साहू को, उसको क्या कर दिया इन्होंने, छोड़ दिया। मुअज्जम ने छोड़ दी। औरंगजेब के द्वारा लगाया गया जजिया कर, जो औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, इसको इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ध्यान रखेंगे देखो, अकबर द्वारा सबसे पहले मुगल साम्राज्य में अकबर ने क्या करा था, जजिया कर को समाप्त किया था। लेकिन उसके बाद में फिर से किसने लगा दिया था, औरंगजेब। औरंगजेब ने लगा दिया। और फिर औरंगजेब के बाद में एक आएगा बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम। शाह आलम प्रथम ने इस कर को क्या कर दिया, फिर से समाप्त कर दिया, जजिया कर। सिख नेता बंदा बहादुर ने इसके शासनकाल में आक्रमण किया था। जो बंदा बहादुर था, इसी के शासनकाल में, बंदा बहादुर कौन था, तो सिखों का नेता था। सिखों के 10 गुरु थे, सिखों में 10 गुरु में भी क्या था, 10 गुरुओं के बाद में भी बंदा बहादुर के हाथ में बागडोर आ जाती है, और इसी वजह से क्या था, आक्रमण ये करेगा यहाँ पर। लेकिन बंदा बहादुर को मारने का काम भी कौन करेगा, बहादुर शाह प्रथम ही मरवाएगा इसको। लोहगढ़ नामक स्थान पर बंदा बहादुर को इसने पराजित कर दिया। और 1711 ईस्वी में डच शिष्टमंडल जैसुआ कैटल के नेतृत्व में भारत आया था। ये ध्यान रखेंगे कि डच शिष्टमंडल पहली बार किस बादशाह के शासनकाल में आया, तो बहादुर शाह जफर प्रथम के शासनकाल में डच शिष्टमंडल जैसुआ कैटलर के नेतृत्व में भारत आया था। इस मंडल का स्वागत किसने किया था, तो जूलियन नामक एक स्त्री ने किया था। ये भी अंग्रेज थी। इसके बदले में इसे बीबी या फिदवा की उपाधि दी गई थी। किसको, जूलियन को। किसने दी थी, तो बहादुर शाह ने। बीबी या फिदवा की उपाधि दी गई जूलियन को। और इसके साथ साथ जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी बहादुर शाह प्रथम ने। ये ध्यान रखना है। तो जयसिंह को सवाई राजा या सवाई की उपाधि किसने दी, तो जयसिंह को सवाई की उपाधि बहादुर शाह प्रथम ने दी थी। और इसी बहादुर शाह के समय में 3 गुट सर्वाधिक प्रभावशाली होंगे या शक्तिशाली बनेंगे। 3 गुट निकल कर आएंगे। पहला गुट था ईरानी गुट, फिर देखेंगे आप तुरानी गुट, और फिर उसके बाद में देखेंगे आप हिंदुस्तानी गुट। तो 3 गुट निकल कर यहाँ पर आएंगे। और ईरानी गुट में कौन कौन था, तो ईरानी गुट में था असद खां, फिर इसहाक खां, आमिर खां और जुल्फिकार खां। जिस जुल्फिकार खां ने मुअज्जम की सहायता की थी, ये ईरानी गुट से संबंधित था। और ये कौन थे, ये शिया मुसलमान थे। मुस्लिमों में 2 प्रकार के मुसलमान, शिया और सुन्नी। तो ये शिया प्रकार के मुसलमान थे, ईरानी गुट वाले। दूसरा तुरानी गुट, तुरानी गुट में था निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क और चिनकिलिच खां। ये मध्य एशिया के सुन्नी मुसलमान थे। और तीसरे में थे हिंदुस्तानी गुट में सैयद बंधु। सैयद बंधु में 2 भाई थे ये। इनको संयुक्त रूप से सैयद बंधु कहा जाता था। एक तो था अब्दुल्ला खां, दूसरा था हुसैन खां। इन्हीं को किंग मेकर भी कहा गया। किंग मेकर का मतलब, इन्होंने अपनी मर्जी से कई बार बादशाह का निर्माण किया था। जिसको चाहते थे उसको बादशाह बना देते थे, जिसको हटाना चाहते थे उसको हटा देते थे। तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया, इसलिए इसी कारण इन्हें किंग मेकर की संज्ञा दी गई। फर्रुखसियार, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह को सैयद बंधुओं ने गद्दी पर बैठाया था। इसका मतलब देखो, जो सैयद बंधुओं की मदद से राजा बने, कौन कौन बने, बादशाह बने, वो फर्रुखसियार, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह। सबके सब ये चार, ये जो 4-5 थे आपके, ये सबके सब सैयद बंधुओं की वजह से ही गद्दी पर बैठे। और 1712 में इसकी क्या हो जाती है, मोहम्मद शाह की जो था मुअज्जम, मुअज्जम की मृत्यु हो जाती है। और इसके 4 पुत्र थे। अब जो 4 पुत्र होंगे तो फिर से क्या होगा शुरू, उत्तराधिकार का युद्ध फिर से शुरू। तो उत्तराधिकार के युद्ध में देखो क्या क्या होता है। 4 पुत्र कौन से थे, तो जहांदार शाह था, जहान शाह था, अजीमुस शाह था और रफीउस शाह था। चारों पुत्रों में जहांदार शाह क्या करेगा, तो जहांदार शाह जीतेगा और अंततः क्या हो जाएगा, अंततः ये ही क्या बनेगा, सुल्तान बनेगा। उसके बाद चारों पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद युद्ध का कारण, इसके मृत युद्ध के कारण क्या हुआ, इसके मृत शरीर को 1 माह तक दफनाया ही नहीं जाता है। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब सीधा सा था कि जो गृह युद्ध छिड़ा, इसमें ही सब के सब क्या हो गए, बिजी हो गए। इन्हें जो इनका फादर था मुअज्जम, या बहादुर शाह जो इनका फादर था, वो क्या था, उसकी किसी को परवाह नहीं थी कि इसका भी क्या करना है, अंतिम संस्कार भी करना है या इसको दफनाया भी जाना है। तो इसी कारण क्या हुआ, इसका मृत शरीर 1 माह तक पड़ा रहा। अब सोचो, जब 1 माह तक किसी का शरीर पड़ा है तो क्या उसमें से बदबू नहीं आएगी। तो सब कुछ हो रहा था, मतलब जो बादशाहों के साथ नहीं होना चाहिए था वो सब कुछ हुआ। उत्तराधिकार के युद्ध में जहांदार शाह जुल्फिकार की मदद से क्या हो जाता है, जीत जाता है। जो ये जहांदार शाह था, अब इसमें क्या था, जुल्फिकार खान ने मदद की थी किसकी, जहांदार शाह की। और तीनों पुत्र मारे जाते हैं।
कौन कौन? जहान शाह भी मारा गया युद्ध में, अजीमुस शान भी मारा गया और रफीउस शान भी युद्ध में मारा गया। इस प्रकार अगला शासक जो बना वो बना जहांदार शाह। अब अगला शासक हम जहांदार शाह को देखेंगे। जहांदार शाह क्या था? इसको लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई। लंपट मूर्ख मतलब एकदम मूर्ख तरीके से। इसका मतलब क्या था? इस पर लाल कुंवारी एक महिला थी, लाल कुंवारी, उसका सबसे ज्यादा प्रभुत्व था। मतलब क्या था सीधा सा, कि एक बादशाह एक औरत के चक्कर में पड़ा पड़ा हुआ था, जिसको क्या नाम दिया गया था? लाल कुंवारी नाम दिया गया था। इसी इसी वजह से और इसी के प्रभाव में आकर, या जो इसके राजमंत्री थे वो बड़े परेशान थे, इसी वजह से इन्होंने इसको लंपट मूर्ख की संज्ञा दी। हालांकि इन्होंने तो नहीं दी, लेकिन जो इतिहासकार हैं, भारतीय इतिहासकार हैं, उन्होंने इसे लंपट मूर्खी की संज्ञा दी। इस लंपट मूर्खी की संज्ञा इसे इसलिए दी गई ताकि, क्योंकि इसके कर्म ही ऐसे थे, क्योंकि पागलों जैसे काम करता था। इसी वजह से क्या था, इसे लंपट मूर्खी की संज्ञा दी गई। जजिया कर को भी इसने समाप्त कर दिया बाद में आकर। जुल्फिकार खां के कहने पर जहांदार शाह ने जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। तो जयसिंह को मालवा का सूबेदार किसने नियुक्त किया? जहांदार शाह ने। और इसे मिर्जा राजा की उपाधि दी गई। ध्यान रखना, मिर्जा की उपाधि, सवाई की उपाधि किसे दी गई? तो जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी मुअज्जम ने, या बहादुर शाह ने, या शाह आलम प्रथम ने। और जबकि मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? तो मिर्जा राजा की उपाधि दी थी जहांदार शाह ने। बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे। और यहाँ से क्या था, पीसीएस की ये खास बात होती है कि जहां भी कंफ्यूजन होगा वहां से सवाल उठेगा ही उठेगा। हर बार यही कंडीशन बननी है, हर बार। चाहे आप 22 का देख लो पेपर उठाकर, चाहे 21 का देख लो, चाहे 19 का, जहां जहां कंफ्यूजन बना वहां वहां सवाल बने। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी, मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी। मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को इसने महाराजा की उपाधि दी थी। किसने? जहांदार शाह ने। तो जो अजीत सिंह थे, उनको महाराजा की उपाधि किसके द्वारा मिली? तो उस महाराजा की उपाधि उन्हें जहांदार शाह से के द्वारा मिली थी। नेक्स्ट, मराठों को मराठा शासकों को इसने सरदेशमुखी और दक्कन के चौथ इस शर्त पर दी कि उनकी वसूली मुगल करेंगे। इसका मतलब देखो क्या था, कि देखो, मुगल कमजोर हो चुके थे, और जो आपके मराठे थे, मराठे अपने चरम पर थे। इसी कारण क्या था, मराठे इनके क्षेत्रों पर आक्रमण कर देते थे। जो मुगल शासक थे, मुगल शासकों का जो क्षेत्र था उन पर आक्रमण करते थे, और कभी भी किसी भी क्षेत्र को ये लूट कर ले जाते थे। और ये दो प्रकार के कर लगाते थे, एक तो सरदेशमुखी कर लगता था इनका, सरदेशमुखी कर, और एक लगता था चौथ कर। चौथ और सरदेशमुखी कर लगते थे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने मुगल बादशाहों ने इन मराठों से संधि कर ली। संधि कर ली कि अब इनसे कहा गया कि यार तुम लूट मार मत करना यहाँ पर, जो भी कर बनेगा यहाँ से, जो भी जनता द्वारा कर मिलेगा वो हम तुम्हें खुद ही दे देंगे। इसी वजह से क्या हुआ, मराठा शासकों को सरदेशमुखी और दक्कन का चौथ इस शर्त पर दिया गया कि उनकी वसूली वे स्वयं करेंगे, और उनकी वसूली स्वयं करके वो किसे देंगे? मराठाओं को देंगे। तो मराठाओं को इस प्रकार से क्या हुआ, यहाँ की वसूली ना करके भी क्या हुआ, इनको बहुत सारा धन का यहाँ से लाभ हो जाता है। राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय को जहांदार शाह ने अनूप सिंह का खिताब दिया था। ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट होगा कि किसको अनूप सिंह का खिताब मिला। अनूप सिंह का खिताब किसे मिला? राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय को। किसने दिया? तो जहांदार शाह ने दिया। जुल्फिकार खान ने अपने समस्त राजत्व एवं प्रशासनिक कार्य अपने चाटुकार सुभग चंद्र को सौंप दिए थे। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे कि किसको सौंप दिए गए। और इसने इजारेदारी व्यवस्था का प्रारंभ करवाया था, जहांदार शाह ने। फिर अगले शासक बनते हैं फर्रुखसियार। सैयद बंधुओं की सहायता से मुगल बादशाह बनता है। सैयद बंधु कौन से थे? ये हिंदुस्तानी गुट के थे। हिंदुस्तानी गुट में शामिल थे सैयद बंधु, हुसैन खां और अब्दुल्ला खां। तो इसने अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन खां को मीर बख्शी बनाया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि सैयद बंधुओं को या अब्दुल्ला खां को वजीर किसने बनाया? फर्रुखसियार ने। हुसैन खां को मीर बख्शी किसने बनाया? फर्रुखसियार ने। इसने जुल्फिकार खां की हत्या करवा दी, फर्रुखसियार ने ही। और इसने दक्षिण के 6 सूबों की सूबेदारी किसको दे दी? चिनकिलिच खां को दे दी थी। और इसे निजाम उल मुल्क की उपाधि दी गई। किसको? चिनकिलिच खां को। चिनकिलिच खां को निजामुल मुल्क की उपाधि किसने दी? तो फर्रुखसियार ने। फर्रुखसियार ने अजीत सिंह को पराजित किया था, और बंदा बहादुर की हत्या इसी ने करवा दी थी फर्रुखसियार के समय में ही। तो फर्रुखसियार की समय में ही बंदा बहादुर की हत्या होगी, जो कौन था? सिख सरदार था। सिख सरदार। सिख सरदार की हत्या, बंदा बहादुर की हत्या किसने करवाई? तो फर्रुखसियार ने करवाई। इसने जजिया कर को पुणे लगा दिया।
मतलब देखो, कोई तो शासक जजिया कर को लगा रहा है, कोई हटा रहा है, तो यहाँ से क्या होता है, हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। तो आप इसी वजह से मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इन इन पॉइंटों से आप, इन चीजों से आप जरूर पॉइंट बना कर रखें कि सबसे पहले किसने लगाया, किसने हटाया, फिर किसने लगाया, फिर किसने हटाया। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और इसी को ही फर्रुखसियार को एक घृणित कायर की संज्ञा दी गई। ये घृणित कायर था, मतलब बहुत ही ज्यादा डरपोक था। मीर जुमला तृतीय के प्रभाव में सैयद बंधुओं की हत्या षड्यंत्र के द्वारा क्या कर दिया गया, कर दी गई। मतलब मीर जुमला के नेतृत्व के प्रभाव में आकर इसने क्या करवा दी, सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी थी इसी ने। अब अगला शासक बनता है रफीउद्दर्जात। इसका शासन सबसे कम का रहेगा, ये मात्र 98 दिन के लिए शासक बनेगा। तो आप लगा लो, लगभग 3 महीने के लिए शासक बनने हैं। तो क्या है, देखो जो मुगल साम्राज्य बुरी तरह से, पूरी तरीके से भारत पर छाया, उस मुगल साम्राज्य का क्या था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हो गया, पतन की ओर अग्रसर हो गया। अब ये भी आप ध्यान रखना कि कोई भी साम्राज्य एक साथ पतन की ओर अग्रसर नहीं होता। उसके लिए क्या होती है, आर्थिक परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां और केंद्रीकृत शक्ति की परिस्थितियां ही जिम्मेदार होती हैं। कोई एक परिस्थिति किसी भी शासक के पतन का कोई एक कारण नहीं है, अनेक कारण बनते हैं। जब सारे ही कारण एक एक से हो जाते हैं तो क्या होता है, साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर होना शुरू कर देता है। सैयद बंधुओं के विरुद्ध नेकोशियार का विद्रोह हुआ, और यह शहजादा अकबर का पुत्र था। नेकोशियार कौन था, तो ये शहजादा अकबर का है। और अगला शासक बनेगा रफीउद्दौला। इसका शासनकाल ज्यादा लंबा नहीं था, वो भी 102 दिन का था। तो जैसे रफीउद्दौला का समय काल 98 दिन का मात्र, और रफीउद्दौला का समय काल रहा 102 दिन का, केवल 102 दिन का। उसके बाद में अगला शासक बनेगा मोहम्मद शाह। इसे मोहम्मद शाह रंगीला की संज्ञा दी जाएगी। मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला क्यों था, वो भी बताएंगे इसके बारे में। देखो, इसका पूरा नाम मोहम्मद शाह रोशन अख्तर था। अब देखो, रंगीला इसलिए था क्योंकि ये जो था, ये औरतों के कपड़े पहनकर ही क्या करता था, राज दरबार में आ जाता था। मतलब एक तरीके से रंगीन मिजाज वाला इंसान था, जो अच्छा लगता था वही करता था। जिम्मेदारी कुछ नहीं, लेकिन अधिकार सारे चाहिए इन लोगों को। तो इसी वजह से क्या करता था कि औरतों के कभी कभी कपड़े पहनकर ही क्या आ जाता था, ये राज दरबार में आ जाता था। तो इसी वजह से इतिहासकारों ने इसे रंगीला बादशाह की संज्ञा दी। हैदराबाद की स्थापना इसी के समय में, मोहम्मद शाह के समय में ही निजामुल मुल्क ने की। इसके शासन काल में अवध की स्थापना सादत खान ने की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा है कि मुगल साम्राज्य में थे ये हैदराबाद और आपका अवध, दोनों के दोनों क्या हो गए, स्वतंत्र हो चुके थे। इसके समय में, मोहम्मद शाह के समय में ही। अब देखो, सवाल पूछ सकता है आपसे कि जिस समय अवध की स्थापना हुई या अवध को एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में घोषित किया गया, उस समय मुगल बादशाह कौन था, तो मुगल मोहम्मद शाह। उसी प्रकार आप इसको अप्लाई कर सकते हैं हैदराबाद पर, कि जब हैदराबाद की स्थापना हुई या हैदराबाद को स्वतंत्र किया गया, उस समय मुगल बादशाह कौन था, तो मोहम्मद शाह। इसी के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण होगा 1739 ईस्वी में, जिसमें नादिर शाह क्या करेगा, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा कहाँ ले जाएगा, फारस ले जाएगा। जो ये मयूर सिंहासन था, या इसी मयूर सिंहासन को एक नाम और देते हैं, तख्ते ताउस। तख्ते ताउस, इसको एक नाम नया दिया जाता है। और इसी तख्ते ताउस में जड़ा हुआ था कोहिनूर हीरा, और इन दोनों को कहाँ ले जाता है, नादिर शाह ले जाता है अपने साथ फारस। इस प्रकार मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक भी आपका मोहम्मद शाह ही बनेगा। तो मयूर सिंहासन पर या तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह बनेगा। उसके बाद में कोई बनेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि जब तख्ते ताउस ही नहीं रहेगा, बादशाह तो होंगे इसके बाद, लेकिन तख्ते ताउस नहीं होगा। 1720 में इसने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछ सकता है आपसे कि ये बताइए कि मुगल साम्राज्य में अंतिम रूप से जजिया कर को किसने समाप्त कर दिया, तो का मोहम्मद शाह। तो 1720 में इसने जजिया कर को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। इसी के समय में सैयद बंधुओं का भी अंत हो जाता है, दोनों का अंत खत्म, इनकी भी कहानी खत्म। अब्दुल्ला खां और हुसैन खां की दोनों की कहानी खत्म। इसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के वर्ग का प्रभुत्व था। प्रभुत्व तो रहेगा ही महिलाओं का, क्यों, क्योंकि महिलाओं जैसी ही हरकतें करता था ये, महिलाओं के जैसे कपड़े पहनता था। इसी वजह से क्या था, महिलाओं और हिजड़ों का प्रभुत्व था। चिनकिलिच खां के नेतृत्व में ईरानी और तुरानी सैनिक हैदर खान ने सैयद हुसैन की हत्या कर दी। इसी के समय सैयद अब्दुल्ला ने इब्राहिम को गद्दी पर बैठाकर अपनी शक्ति को बढ़ाया, लेकिन बाद में यह क्या हुआ, पराजित हो जाता है और जहर देकर इसकी हत्या कर दी गई बाद में। इस प्रकार सैयद बंधुओं का अस्तित्व हमेशा के लिए क्या हो गया, समाप्त हो गया।
भाई सैयद सही हुसैन खां को तो यहाँ मार दिया गया, अब्दुल्ला खां को यहाँ मार दिया गया, तो अब्दुल्ला खां की भी यहाँ पर कहानी खत्म। और जो हिंदुस्तानी गुट था वो भी अपने आप क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानी गुट में दो ही मेन थे, अब्दुल्ला खां और सैयद हुसैन खां। जब ये दोनों ही मारे गए तो हिंदुस्तानी गुट भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसके शासनकाल में क्या हुआ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा मुर्शीद कुली खां के हाथ में चले गए, जो क्या बनेगा, बंगाल का नवाब बनेगा। और अवध में शहादत खां, दक्कन में निजामुल मुल्क, और भारत, भारत और भरत, ये भरतपुर है, भरतपुर और मथुरा में बदन सिंह। गंगा यमुना में कटिहार रुहेल ने स्वयं को स्वतंत्र कर दिया। इसका मतलब सीधा सा है, देखो, बंगाल बिहार और उड़ीसा में तो मुर्शीद कुली खान ने स्वतंत्र कर घोषित कर दिया अपने आप को। अवध में सादत खान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। दक्कन में निजामुल मुल्क ने स्वतंत्र कर दिया अपने आप को। भरतपुर और मथुरा में बदन सिंह ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तथा गंगा और यमुना के दोआब का जो क्षेत्र था उसमें कटिहार रुहेल ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो इतने जो क्षेत्र थे मुगल साम्राज्य से मिले हुए, वो अपने आप क्या कर देंगे, स्वतंत्रता की घोषणा कर देंगे। उसी तरीके से 24 फरवरी 1739 को फारस के शासक नादिर शाह और रंगीला के बीच करनाल का युद्ध हुआ, जिसमें निजाम ने मध्यस्थता करवाई थी। क्या हुआ, देखो, मध्यस्थता करके रंगीला का बचाव कर लिया, रंगीला को तो बचा लिया मोहम्मद शाह रंगीला को, लेकिन 57 दिनों तक सत्ता का लोप हो जाता है पूरी तरीके से, कि 57 दिनों तक क्या होगा, कि सत्ता पर कोई बैठेगा ही नहीं। तो इसी के समय में ये काम होगा 57 दिनों तक, इसका मतलब लगभग पूरे 2 महीने तक गद्दी पर कोई बैठने वाला ही नहीं होगा। क्योंकि देखो, नादिर शाह ने बड़ा ही दिल्ली के अंदर आकर बहुत ही ज्यादा कत्लेआम मचाया था, और धन को खूब लूटा गया था, जितना हो सकता था इतना धन लूटा इसने दबाकर। अब ये देखो, इस बात की जानकारी किसने दी, ये मेंस का पॉइंट बनता है कि नादिर शाह के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वो मेंस के पॉइंट में ही देखेंगे हम, यहाँ पर नहीं जिक्र करते ही नहीं उसका कुछ भी। तो मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम 1737 में दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। इसके शासनकाल में फूल वालों का शहर नामक उत्सव दिल्ली के ख्वाजा कुतुब शाह की दरगाह पर आयोजित होता था। फूल वालों का शहर नामक उत्सव। अहमद शाह अब्दाली, इसको क्या कहा जाता है, इसे दुर्रे दुरानी भी कहा जाता है, और इसे युग का मोती भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे अहमद शाह अब्दाली को, वो दुर्रे दुरानी और युग के मोती की संज्ञा भी मिली हुई थी। ने पंजाब के सूबेदार शाहनवाज खां के कहने पर भारत पर आक्रमण किया, परंतु मोहम्मद शाह के पुत्र अहमद ने अब्दाली को मच्छीवाड़ा के समीप मानूपुर में पराजित कर दिया। अहमद शाह अब्दाली दोबारा आए गए, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, फिलहाल के लिए ये पराजित हो जाता है अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट, अब आगे देखेंगे, अहमद शाह अगला शासक बनता है। इसके समय में फारस का सुल्तान अहमद शाह अब्दाली का 5 बार आक्रमण होता है, जबरदस्त आक्रमण होगा। और इसने सफदरजंग को अपना सूबेदार बनाया था, किसने, अहमद शाह अब्दाली ने। अपने प्रिय हिजड़े जावेद खां को नवाब बहादुर की इसने उपाधि दी थी। इसका सबसे प्रिय हिजड़ा था जावेद खान, और इसी को इसने नवाब बहादुर की उपाधि दी थी। सेना को वेतन देने के लिए इसे अपने महल के बर्तन तक बेचने पड़े थे। इनकी स्थिति ऐसी हो गई थी, देखो, जो कभी बादशाह हुआ करते थे भारत के, समूचे भारत के बादशाह को सेना को वेतन देने के लिए अपने घर के बर्तन तक बेचने पड़ रहे हैं। तो सोचो इन लोगों की स्थिति क्या रही होगी। क्यों? क्योंकि देखो, दो आक्रमण हो चुके थे, एक तो नादिर शाह का आक्रमण, दबा कर लूटा गया, दूसरा अहमद शाह का आक्रमण। और इसके साथ साथ जो जो क्षेत्रीय राज्य थे, जो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत थे, जो मुगलों को कर दिया करते थे, वो सब क्या हो गए, अपने आप स्वतंत्र हो गए। और जब कोई स्वतंत्र हो जाएगा तो कर क्यों देगा। और राजमाता ओदमबाई का सर्वाधिक प्रभुत्व रहा है यहाँ पर। अहमद शाह अब्दाली के समय में राजमाता का सबसे ज्यादा प्रभुत्व रहेगा। नेक्स्ट है आपका इमादुल मुल्क ने मराठों की सहायता से इसे क्या करवा दिया, अंधा करवा कर जेल में डाल दिया। इसको अहमद शाह, इमादुल मुल्क ने मराठों की सहायता ली और इसे क्या करवाया, अंधा करवा के जेल में डाल दिया। और अगला शासक जो बनेगा वो बनेगा आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, जबकि आलमगीर प्रथम कौन था, शाह आलम। आलमगीर द्वितीय था आपका मुअज्जम। अजीजुद्दीन, इसी को ही आलमगीर द्वितीय भी कहा जाएगा। इसके शासनकाल में क्या हुआ, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेज गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव, इन दोनों के बीच हुआ था। कहते हैं कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो लड़ाई, जो युद्ध ना होकर केवल एक क्या था, केवल एक षड्यंत्र था। ये वास्तविकता थी कि
केवल और केवल क्या हुआ था, लॉर्ड क्लाइव ने धोखे से जीता था किसको, सिराजुद्दौला को। क्योंकि जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, उसी को क्लाइव ने क्या कर लिया था, रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया था। तो युद्ध न होकर केवल एक ये षड्यंत्र था, प्लासी का युद्ध। इसके शासनकाल में समस्त तख्तियां गाजिउद्दीन इमामुल मुल्क के हाथ में आ गई। किसके समय में, आलमगीर द्वितीय के समय में। ये ध्यान रखना है कि जिस समय 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, उस समय मुगल बादशाह कौन था, तो आलमगीर द्वितीय या अजीजुद्दीन था। इसके शासनकाल में अब्दाली का पुनः आक्रमण होता है। अहमद शाह अब्दाली ने फिर से आक्रमण किया था। और 1758 में मराठों ने दिल्ली पर फिर से आक्रमण कर दिया। तो मराठे तो देखो जब चाहे जब ही इस पर आक्रमण कर देते थे दिल्ली पर, और दिल्ली को लूट लाट कर यहाँ पे ले जाते थे। और कहीं पर क्या करते थे, सर देशमुखी लगा देते थे। सर देशमुखी कर सर देशमुखी कर ये लिया करते थे हर जगह से। दूसरा, शाहजहां तृतीय अगला शासक बनेगा। आलमगीर की मृत्यु के बाद पटना में अली गौहर ने खुद को शासक घोषित कर दिया। एक व्यक्ति था अली गौहर। और दिल्ली में इमादुल मुल्क ने मुही उल मिल्लत को शाहजहां तृतीय की उपाधि से गद्दी पर बैठा दिया। इसका मतलब जो शाहजहां तृतीय का वास्तविक नाम था वो क्या था, मुही उल मिल्लत। मुही उल मिल्लत ही शाहजहां तृतीय के नाम से या शाहजहां तृतीय की उपाधि के नाम से गद्दी पर बैठता है। अगला शासक बनेगा शाह आलम द्वितीय, या इसी को ही कहेंगे अली गौहर। मुगल बादशाह बनने के 12 वर्ष तक ये दिल्ली में प्रवेश ही नहीं करता। मतलब जब से ये मुगल बादशाह बनता है, उसके मुगल बादशाह बनने के 12 वर्ष तक दिल्ली में ही नहीं आता। दूर ही रहता है दिल्ली से। और ये अंग्रेजों के संरक्षण में कहाँ रहता है, प्रयागराज में चला जाता है। तो वो अंग्रेजों का प्रभुत्व शुरू हो जाएगा, क्योंकि 1764 में और 1757 में दो युद्ध ऐसे होंगे जिसमें क्या हो जाएगी, जो नवाब होंगे बंगाल के और जो बादशाह होंगे, दोनों की कमर टूट जाएगी प्लासी और बक्सर के युद्ध में। और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में अंग्रेजों का प्रभुत्व बन जाएगा और ये आगे तक बढ़ता ही रहेगा। और इसी वजह से क्या होगा, जो शाह आलम द्वितीय है वो अंग्रेजों के संरक्षण में 12 वर्ष तक कहाँ रहेगा, प्रयागराज या इलाहाबाद में रहेगा। और इसी शाह आलम द्वितीय के समय में ही क्या होगा, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होगा। तो पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच होगा, तो अहमद शाह अब्दाली और प्लस ये होगा मराठों के बीच में। और इस युद्ध में मराठे पूरी तरीके से पराजित हो जाएंगे। और उसके बाद में अहमद शाह अब्दाली क्या करेगा, फिर से दिल्ली को दबाकर लूटेगा। और ये सब जो हो रहा था, देखो ये सब जो हो रहा था, इसको अंग्रेज भली भांति देख रहे थे, महसूस कर रहे थे और समझ रहे थे कि किस तरह की भौगोलिक स्थिति भारत की पैदा हो रही है। तो यहाँ पर पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। मराठे बुरी तरीके से इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं। 21 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का जो युद्ध हुआ वो किस किस के बीच हुआ, एक तो मुगल बादशाह के बीच हुआ, शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब और प्लस बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच में। और दूसरी ओर थे अंग्रेजों के बीच में हुआ था बक्सर का युद्ध। और इसी बक्सर के युद्ध में मुगल बादशाह, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब, तीनों के तीनों हार जाते हैं यहाँ पर। और इसी वजह से शुरुआत होती है कहाँ से, यही माना जाता है कि अंग्रेजों की शुरुआत यहीं से होती है, 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद ही नींव डलती है यहाँ पर। और 1788 ईस्वी में गुलाम कादिर ने शाह आलम को अंधा करवा दिया। ये जो शाह आलम द्वितीय थे, गुलाम कादिर ने इनको अंधा करवा कर जेल में डाल दिया। लेकिन मराठों ने इसकी सहायता कर गुलाम कादिर को फांसी दे दी गई। मराठों ने क्या करा, मराठों ने अपनी 1761 में हारने के बाद क्या हुआ, इन्होंने अपनी शक्ति को फिर से एकत्रित किया। और फिर से इन्होंने जो मुगल साम्राज्य चल रहा था उसकी राजनीतिक स्थिति में फिर से हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। और इसी कारण जो गुलाम कादिर था, जिसने शाह आलम को अंधा करवाया था, इसी मराठों के ने क्या कर दिया, गुलाम कादिर को फांसी लगवा दी। और मराठों की सहायता से दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला शासक होगा कौन, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय फिर से शासक बनेगा। नेक्स्ट, 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब तो ये करेंगे ही करेंगे कुछ। मुगल बादशाह बिल्कुल नाम मात्र के मुगल बादशाह रह गए, बाकी इनमें कुछ रहा नहीं। 1806 में वेलेजली शाह आलम द्वितीय के हस्ताक्षर युक्त भारत की प्रथम पत्र मुद्रा के रूप में रुपए का प्रचलन प्रारंभ हुआ। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। वो पूछ सकता है कि सवाल में, रुपए का भारत में रुपए का प्रचलन किस वर्ष से हुआ, तो 1806 से। कौन कौन जिम्मेदार थे इसके लिए, तो लॉर्ड वेलेजली और शाह आलम द्वितीय थे। इस रुपए का प्रचलन बैंक ऑफ बंगाल ने 1806 में प्रारंभ कर दिया था। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब सीधा सा है कि
1806 या 1806 से पहले ही बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हो चुकी थी। यह पहला मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशनर था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यह पहला मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों की सहायता से क्या बनेगा, बादशाह बनेगा। अंग्रेजों की सहायता से बादशाह बनने वाला पहला शासक यही बनेगा। नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं आपके अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय देखो क्या करेंगे। जो अकबर द्वितीय होंगे, ये जो थे, ये राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देंगे। और राजा राम मोहन राय को ये अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए कहाँ भेजेंगे, ब्रिटेन या इंग्लैंड भेज देंगे। और यहीं पर क्या होगा, इंग्लैंड में ही राजा राम मोहन राय की अकस्मात मृत्यु हो जाएगी। और राजा राम मोहन राय की जो समाधि बनी हुई है वो ब्रिस्टल में ही बनी हुई है। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। और इसी अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के पास भेजा था। लेकिन क्या होता है, अकस्मात मृत्यु होने के कारण इनको वहीं दफना दिया जाता है। 1835 में मुगल सिक्कों का प्रचलन पूरी तरीके से समाप्त कर दिया इन्होंने। और अंग्रेजी सिक्के क्या हो गए, अंग्रेजी सिक्के जारी हो गए यहाँ से। तो 1835 में ही मुगल सिक्के समाप्त और 1835 में ही अंग्रेजी सिक्के भारत में जारी कर दिए गए। और अंग्रेजों के संरक्षण से बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था, तो अकबर द्वितीय ही था। ये अंग्रेजों के संरक्षण से मुगल बादशाह बना था। मुगलों की सत्ता लाल किले तक सिमट कर रह गई। इसके शासनकाल में केवल और केवल मुगल कहाँ तक सीमित कर दिए गए, अब तो इनका क्षेत्र खत्म। और इनको केवल ये कह देगा कि एक मकान दे देगा कि अब आप यहाँ पर रहो, यहाँ तक सीमित हो। और क्या बन जाओ, पेंशन भोगी बन जाओ। और इन्हें 26 लाख रुपए सालाना पेंशन दे दी गई कि आपको 26 लाख रुपए सालाना पेंशन दी जाएगी, इसी में ही आपको सारा खर्चा अपना चलाना होगा, इससे ज्यादा रुपए नहीं मिलेंगे। और इसी कारण क्या था कि अकबर द्वितीय जो था इसका खर्चा नहीं चल रहा था 26 लाख रुपए में। इसी वजह से क्या हुआ, राजा राम मोहन राय को इसने राजा की उपाधि दी और इनको इंग्लैंड भेज दिया अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए। अगला और अंतिम शासक होगा बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 की जब क्रांति हुई तो इसके 1857 की क्रांति के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, तो यही था बहादुर शाह द्वितीय। अंग्रेजों ने इसे किसके किले से, किसके मकबरे से पकड़ा था, तो हुमायूं के मकबरे से पकड़ा था, गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे से इसे गिरफ्तार करने के बाद में इसे रंगून या म्यांमार भेज दिया गया। हसन अस्करी इसके अत्यधिक निर्देशक थे। इसने बहादुर शाह के साथ विश्वासघात किया था। इब्राहिम चौके और असद उल्ला खां इसके क्या थे, कवि शिक्षक थे। किसके, बहादुर शाह द्वितीय के। ठीक, यह बिना साम्राज्य का मुगल बादशाह था। मतलब क्या है देखो, अकबर द्वितीय के समय में ही साम्राज्य खत्म हो गया था, ये तो बाद में आएंगे। तो अकबर द्वितीय का ही जो साम्राज्य था वो कहाँ तक सिमट कर रह गया था, लाल किले तक। अब क्या हुआ, इसके समय में क्या हुआ, जो बहादुर शाह था इसके समय में वो लाल किला भी जाता रहा। तो इसलिए इसे कहा गया है बिना साम्राज्य का मुगल बादशाह। तो बिना साम्राज्य का मुगल बादशाह किसे कहा जाता है, तो बहादुर शाह द्वितीय को कहा जाता है। और 1862 में रंगून में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये थे आपके क्या, उत्तर मुगल कालीन शासक। मुगल कालीन शासक ये है। इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। कुछ ही पॉइंट पूछता है, ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक, तो यहाँ पर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। और यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है और इसकी पीडीएफ भी आपके पास होनी चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ दे दी जाती है। जैसे ही टॉपिक खत्म होगा उसके अगले ही दिन क्या होगा, आपको पीडीएफ वहां पर सेंड कर दी जाती है। यदि आप टेलीग्राम यूज कर रहे हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आप व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं तो व्हाट्सअप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो दोनों में से कोई भी एक ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यदि आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेल के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि आपको इसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो वो भी आप मेल करके बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको हार्ड कॉपी चाहिए। और उसके बाद में आपको 8 से 10 दिन के बीच में आपको कोरियर के माध्यम से आपके पते पर वो हार्ड कॉपी आपकी पहुंचा दी जाएगी। इसके साथ साथ यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।